वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने पिछले यूनिट्स में किया था, दैट वाज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमारे चार्ज रेस्ट पे थे, इसमें हमारे चार्ज मूव करेंगे। तो बेसिकली करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज करंट। अब चार्ज पार्टिकल्स देखा जाए तो प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी होते हैं। लेकिन जब हम करंट की बात करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स ही हैं जिनका हम फ्लो स्टडी करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैशियस है, उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स चेंज होता है। सॉलिड कंडक्टर्स जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर का काम करते हैं। लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और जो गैस होती है उनके अंदर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने सपोज एक कंडक्टर है, इसके अंदर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दिखाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हुए भी अगर हम इसे टच करते हैं तो हमें कोई करंट नहीं लगता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है। अब अगर मैं इससे कोई बैटरी या सेल कनेक्ट करता हूं लाइक दिस, तो क्या होगा? जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, ये नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ चलेंगे। यानी कि नेगेटिव का एक फ्लो नेट दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव का एक फ्लो इस तरफ। तो दो तरह के करंट इसमें बनेंगे, एक करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एक करंट ड्यू टू नेगेटिव पार्टिकल्स। तो आई टोटल, दैट इज करंट टोटल, इज इक्वल टू आई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्लस आई ड्यू टू नेगेटिव पार्टिकल्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से भी करंट इधर होगा। अब नेगेटिव पार्टिकल जिधर जाता है करंट उसके अपोजिट जाता है। इसका मतलब नेगेटिव की वजह से भी करंट की डायरेक्शन ये, पॉजिटिव की वजह से भी करंट की डायरेक्शन ये, इसीलिए दोनों का जो करंट है वो एडअप हो जाता है। तो ये चीज इसमें ध्यान देने की है। ध्यान रखिए, यहां पे मैंने सिर्फ कंडक्टर कहा है, सॉलिड कंडक्टर नहीं कहा। हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो केवल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सॉलिड के बारे में नहीं है। इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैशियस, बट इट इज नॉट सॉलिड। तो हम अपने चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर डिस्कशन सॉलिड कंडक्टर के बारे में होगा। तो वहां पे हम करंट की जो डेफिनेशन देते हैं, हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो अब हम जो बात करेंगे वो सॉलिड कंडक्टर के बारे में ही डिस्कशन होगा। अब जैसे ये एक सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर जो ये डॉट्स हैं इनसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया, और ये एरो इनके मोशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। कारण ये है कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं यहां पर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल दे देता हूं, इस प्लेट को पॉजिटिव वोल्टेज दे देता हूं, इधर नेगेटिव दे देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, और जब ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो इनका फ्लो रुक जाएगा। इसका मतलब एक नेट डायरेक्शन करंट की बनेगी, लेकिन केवल तभी तक जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती। जहां ये न्यूट्रलाइज हुआ करंट का फ्लो खत्म। उसके बाद क्या होगा? सपोज हम इसे दोबारा से पॉजिटिव करते हैं, दोबारा करंट का फ्लो होगा, दोबारा ये न्यूट्रलाइज होगा, तो ये बंद। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि ये पॉजिटिव कंटिन्यू बना रहे, ये नेगेटिव कंटिन्यू बना रहे, तो करंट का फ्लो कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये काम हम करते हैं सेल या बैटरी से। तो सेल या बैटरी और कुछ नहीं करता, जो ये कंडक्टर के एंड्स हैं, लेफ्ट एंड और राइट एंड, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी कंटिन्यूअस मोशन चलती रहती है, या कह लो कि एक रेगुलर करंट फ्लो होता रहता है। अब ये जो कंटिन्यूअस मोशन है ये किस तरह से होती है? अभी क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जब हमने इसको बैटरी नहीं लगाई थी, इसको हटा देते हैं, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ओरिएंट हो रहे हैं, यानी कहीं कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में, कोई आगे, कोई पीछे। तो अगर मैं ये कहूं कि
इनकी इनिशियल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर ith इलेक्ट्रॉन की ui है वेक्टर, तो समीशन ui इज इक्वल टू 0, यानी कि सबकी जो वेलोसिटीज हैं उसका एवरेज सम 0 है। दैट मींस दिस ऑल इलेक्ट्रॉन हैव अ 0 इनिशियल टोटल वेलोसिटी। अब जब मैं क्या करता हूं, एक बैटरी या सेल लगाता हूं तो क्या होता है, ये सेल, अब ये सारा जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां एक इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ई क्यू। ये जो Q है ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज है। अब क्योंकि वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो F इज इक्वल टू ई इंटू ई। अब हम जानते हैं कि F बराबर एम ए भी होता है, तो यानी कि ये जो फोर्स है ये इसके बराबर है, तो एम ए इज इक्वल टू ई ई, तो A इज इक्वल टू ई ई बाय एम। अब यहां देखने वाली बात यह है कि हर इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सेम है, हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखा गया है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे एक सेम एक्सीलरेशन काम करता है। उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं कहलाती। उसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो रास्ते में आने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स जैसे आयंस, उनसे और खुद इलेक्ट्रॉनों से टकरा के उनकी स्पीड कम होगी, फिर दोबारा वो एक्सीलरेट होंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर स्पीड कम होगी। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक्सेलरेटेड मोशन गेन नहीं कर पाते, वो केवल एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर पाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So, drift velocity, it is defined as the average velocity with which electron moves towards the positive terminal of cell or battery. सेल कनेक्ट किया हो तो सेल और अदरवाइज बैटरी। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी उसकी मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होती, तो वो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे। अब सपोज पार्टिकल नंबर 1 है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और वो t1 टाइम तक बिना किसी और पार्टिकल से स्ट्राइक किए हुए चलता है, तो वो इतने टाइम में मान लिया v1 वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1। इसी तरह दूसरे पार्टिकल के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2, तीसरे पार्टिकल के लिए v3 इज इक्वल टू u3 प्लस at3। अब अगर हम ऐसे इन सबको जोड़ते जाए तो वी गेट v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn तक मान लिया, तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 कहां तक, un तक, प्लस इन सब में से a कॉमन आ जाएगा और t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn। अब ये जो है ये सारों की टोटल वेलोसिटी हो गई और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसको n से डिवाइड कर देते हैं। तो व्हाट इज vd, vd इज नथिंग बट v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइड बाय n। इसका मतलब u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाय n प्लस a t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइड बाय n। अब ये हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, प्लस ये जो पार्ट है ये है पहली टक्कर का टाइम, दूसरी टक्कर का टाइम, उन सबकी टक्करों का एवरेज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं वो एक एवरेज टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम टो से शो करते हैं, ए टॉ। तो टो इज नथिंग बट t1 plus t2 up to tn divided by n, the average time between two successive collisions। तो ये हमारे पास vd आ जाता है, vd is equal to 0 plus a2 या फिर vd is equal to a tau। a की वैल्यू हमने पहले निकाली थी e by m, करो a की वैल्यू e टो बाय m।
तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो जो vd है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इट इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर टाउ बाय एम, या फिर vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम इंटू ई वेक्टर। This is the formula for drift velocity of electron in case of a solid conductor.